आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच की तकरार थमती हुई नहीं दिख रही है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीत सत्र में संसद में जजों की रिक्तियां, नियुक्तियां और सुप्रीम कोर्ट की शीतकालीन छुट्टियों को लेकर विवाद एक बार फिर से बढ़ गया है। साथ ही विपक्ष के निशाने पर कानून मंत्री किरण रिजिजू भी हैं। संसद में किरण रिजिजू ने अपने बयान में कहा है कि देश में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ पहुंचने वाली है। अलग अलग अदालतों में भारी संख्या में केस पेंडिंग हैं। अधिक लंबित मामलों की वजह जजों की संख्या भी है। केंद्र सरकार कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव चाहती है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयान बार बार यही इशारा कर रहे हैं कि सरकार मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली से खुश नहीं है। गुरुवार को किरण रिजिजू ने कहा, संसद में उन्होंने ये बात कही थी कि देश की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ की संख्या को छूने वाली है और सरकार ने इसमें कमी लाने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सरकार के पास सीमित अधिकार है। इसलिए विपक्ष के साथ साथ सभी को साथ आना चाहिए और एनजेएसी के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कॉलेजियम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कॉलेजियम एक कानून है और उसे हर किसी को मानना ही होगा। संविधान का प्रावधान देखेंगे तो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस और अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीड्यूर है वो सरकार का ही अधिकार था और कोर्ट के साथ हमारा कंसल्टेशन चलता था। 93 का बाद वो चेंज हो गया। तो मैं राजीव जी को इतना बताना चाहता हूँ कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को ख़त्म करने के लिए हम जरूर अपना तरफ से पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट को लेकर के जब तक हम नए व्यवस्था खड़ा नहीं करेंगे तब तक जजेस का वैकेंसी का इशू, अपॉइंटमेंट का सवाल उठते रहेगा। और जजों की रिक्तियों की संख्या पर लिखित बयान में कानून मंत्री ने कहा है कि 12 दिसंबर 2022 तक देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में 25,011 जजों की स्ट्रेंथ थी। सभी कोर्ट में कुल 19,192 जज कार्यरत थे। मोदी सरकार ने अब तक सुप्रीम कोर्ट में 46 जज नियुक्त किए हैं। 1 दिसंबर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में 69,598 केस पेंडिंग हैं। वहीं हाई कोर्ट में 59,56 लाख केस उसमें पेंडिंग पड़े हुए हैं। बाकी लोअर कोर्ट में 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है और इन्हीं को खत्म करने के लिए जजों की जरूरत है। जजों की नियुक्ति के लिए नए सिस्टम की जरूरत है और इसी नए सिस्टम के लिए रिजिजू पूरी संसद से एक होने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने भी 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए एनजेएसी पर नाराजगी जताई थी और संसद में सुप्रीम कोर्ट के शीतकालीन अवकाश के प्रश्न पर भी कानून मंत्री ने जवाब दिया और इसी जवाब के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ कह दिया कि 17 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक देश की सर्वोच्च अदालत बंद रहेगी। उसकी कोई भी बेंच काम नहीं करेगी। सदन में कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के काम के दिनों पर बयान देते हुए यह भी जानकारी दी कि 2019 में 224 दिन सुप्रीम कोर्ट में काम हुआ, 2020 में 217 दिन काम हुआ, 2021 में 202 दिन काम हुआ, यानी कि हर साल औसतन 210 दिन ही सुप्रीम कोर्ट में केसेस निपटाए गए, सुनवाई और फैसले दिए गए हैं। देश में सर्वोच्च अदालत ज्यादा काम कर सके, इसके लिए कानून मंत्री ने सदन में अपने कुछ सुझाव भी दिए हैं। कानून मंत्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को बेकार की पीआईएल नहीं सुननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को जमानत याचिका भी नहीं सुननी चाहिए। ये कुछ सजेशंस हैं, कुछ सुझाव हैं जो दिए गए हैं और इसमें यह भी कहा गया है कि जो पेंडिंग मामले हैं ऐसे में वो कम हो सकेंगे। कानून मंत्री के इस बयान के बाद से ही विपक्ष के नेता और वकील मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद ने कानून मंत्री पर निशाना साधा और ट्विटर पर वॉर छेड़ी। मनीष तिवारी के इस ट्वीट को आप देखिए, ये आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने किरण रिजिजू पर निशाना साधा है। इसके बाद सलमान खुर्शीद ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को भूल जाएं। सरकार न्यायपालिका को माइक्रो मैनेज करना चाहती है, छुट्टियों में कटौती करना चाहती है, जमानत के लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। आगे क्या? और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील और पूर्व कांग्रेस नेता केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी किरण रिजिजू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या रिजिजू
आजादी का मतलब जानते हैं? तो लगातार ये ट्वीट्स पर ट्वीट्स किए जाते रहे। सुप्रीम कोर्ट में हम आपको बता दें, शीतकालीन अवकाश को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। इस बार सुप्रीम कोर्ट में शीतकालीन अवकाश के दौरान कोई पीठ तात्कालिक मामलों की सुनवाई के लिए मौजूद नहीं रहेगी। शीर्ष अदालत में 17 दिसंबर से 1 जनवरी तक अवकाश रहेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ की यह घोषणा अहम मानी जा रही है, क्योंकि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को ही राज्यसभा में कहा था कि लोगों का मानना है कि अदालतों की लंबी छुट्टियां न्याय चाहने वालों के हित में नहीं है। इसी के साथ संसद में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उच्चतम न्यायालय में सर्दियों तथा गर्मियों में अवकाश का मामला न्यायपालिका के दायरे में आता है और सरकार इसे समाप्त करने के बारे में अपनी ओर से निर्णय नहीं ले सकती। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बारे में मुख्य न्यायाधीश के साथ सरकार को बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिलहाल तो सीजेआई ने घोषणा कर दी है कि देश की सर्वोच्च अदालत के किसी भी बेंच में 1 जनवरी तक काम बंद रहेगा और 2 जनवरी से कोर्ट शीतकालीन अवकाश के बाद फिर से खुलेगी। अदालतों में पेंडिंग केस पर पहले भी देश के सीजेआई चिंता जता चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि देश में पेंडिंग केस तब खत्म होंगे जब देश की अदालतों को अच्छे जज मिलेंगे। इसके लिए देश की अदालतों में अच्छे वकीलों को जजशिप लेने के लिए प्रेरित करना होगा, जिससे हम भी अमेरिका और यूके की सर्वोच्च अदालतों की तरह साल में 55 से 60 केस का निपटारा कर सकें। और अब बात करेंगे वक्फ बोर्ड कानून की। देश में 1995 के वक्फ बोर्ड के कानून को अब रद्द करने की मांग राज्यसभा में उठी है। इस कानून को रद्द करने की मांग में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड संपत्तियों पर अवैध कब्जा करती है, इसीलिए इसको रद्द कर देना चाहिए। ये कानून वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देता है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने राज्यसभा में क्या मांग की, पहले आप वो सुनिए। वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधान देश के संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हैं, क्योंकि वह न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अहमियत को बाधित करते हैं, बल्कि देश के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को भी विघटित करते हैं। महोदय, देश भर के सभी 32 वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम समुदाय के होते हैं। उन बोर्डों के वक्फ एक्ट 1995 के द्वारा इतनी शक्ति दी गई है कि वह किसी भी व्यक्ति की किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर दें तो वह वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी और उनके उस दावे को किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। आपको बता दें, देश में अभी 32 वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं, जिनको 1995 के कानून से ताकत मिलती है, जिसे 2013 में कांग्रेस की यूपीए 2 की सरकार ने संशोधित किया था। अब इसे रद्द करने की मांग हो रही है। सदन में इस कानून के लिए बीजेपी सांसद ने कहा कि ये इस्लामीकरण का हथियार है, ये देश में नफरत फैलाने का कारण है, ये देश में अलगाववाद बढ़ाता है, सामाजिक सौहार्द के लिए ये खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए ये खतरा है। भाजपा सदस्य हरनाथ सिंह ने तमिलनाडु राज्य के एक गांव में हिंदू मंदिरों पर वक्फ बोर्ड के कब्जे का मसला उठाया है। वक्फ ने मंदिर को अपना बता दिया है। हरनाथ सिंह ने मामले को गंभीर करार देते हुए इस असंवैधानिक कानून में संशोधन करने की अब बात कही है। महोदय, तमिलनाडु के त्रिची जिले में 95% हिंदू आबादी वाला एक गांव है चेंथरई। बोर्ड ने पूरे गांव की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। आश्चर्य को उस गांव के 1500 वर्ष पुराने मंदिर को, जो इस्लाम को आने से पूर्व बना था, उसे भी अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों के दुरुपयोग का यह जीता जागता उदाहरण है। और इससे पहले इसी साल मई में वक्फ बोर्ड कानून 1995 को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जिस वक्फ बोर्ड को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, उसे भी आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि वो दरअसल होता क्या है। देखिए, दान की हुई इस्लामिक संपत्ति की देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। दान की संपत्ति के कब्जे का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास रहता है। देश में अभी कुल मिलाकर 32 वक्फ बोर्ड कार्यरत है। वक्फ बोर्ड सम्मन भी जारी कर सकती है। 2020 तक वक्फ बोर्ड के पास 6,59,877 संपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड के पास अभी 8 लाख एकड़ जमीन का कब्जा है। यानी कि साफ है, अगर ये कानून रद्द हो जाता है तो सभी वक्फ बोर्ड भी रद्द हो जाएंगे और उसकी सभी संपत्तियां सरकार को मिल जाएंगी।
जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो 2013 में अमेंडेड में आ रही है। जो तो 2013 यूपीए सेकंड में हुआ था, उसमें कुछ प्रोविजन पे प्रॉब्लम है कि कोई भी प्रॉपर्टी देखी उसको वक्फ कह दिया। तो पूरे एक्ट को निरस्त करने का तो देखिए बिल्कुल ही क्वेश्चन ही बिल्कुल इररेस्पॉन्सिबल किस्म का क्वेश्चन है, जो हम बिल्कुल कैसे 32 स्टेट वक्फ बोर्ड, एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और कम से कम 6-7 लाख प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बहुत काम कर रही है। सारा जीपीएस वर्किंग करा रही है, डिजिटाइजेशन करा रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पूरा सपोर्ट कर रही है, चाहे वो यूपीए एनडीओ। आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरा सपोर्ट है। तो एक्ट के तहत तो चल रहा, तो निरस्त करने का तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें ऑब्जेक्शन है, उसको कंटिन्यू जो है वो अमेंडमेंट होता रहता है। लेकिन 1995 के कानून की धारा 3 ये भी कहती है कि वक्फ केवल उन्हीं संपत्तियों पर अपना दावा कर सकता है जो मुस्लिम लॉ बोर्ड की ओर से मान्यता प्राप्त किसी भी धार्मिक या चैरिटेबल काम के लिए दान में दी गई। देखिए, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है, ये वो प्रॉपर्टियां हैं जो लोगों ने अपनी औलादों को न देके अल्लाह के नाम पर वक्फ करी हैं, और ये पूरी कौम के लिए करी हैं, सबके लिए करी हैं। और जब कोई वक्फ करता है तो उसमें लिखा जाता है ये किस काम के लिए वक्फ की जा रही है, तालीम के लिए, हेल्थ के लिए, या किस काम के लिए। इसलिए तमाम प्रॉपर्टीज़ को इस नाम पर वक्फ किया गया था। मगर कांग्रेस के ने 70 सालों के अंदर कांग्रेसी नेताओं ने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई नेता ऐसा नहीं है कांग्रेस का जिसने वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा न किया हो और वक्फ प्रॉपर्टी पर उन्होंने मकान और घर न बनाए हो। इन्होंने वक्फ की धज्जियाँ उड़ा दी। हर साल हर सेशन में इन्होंने वक्फ के साथ खिलवाड़ किया। तो वक्फ बोर्ड कानून होता क्या है और क्यों इसे संसद में चुनौती दी गई है, दलीलें भी हमने आपके सामने रखी, क्यों इसे संसद में अब चुनौती दी गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है, शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज करने का मामला। उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द करने से किया इनकार। चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं। याचिका में सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में दी गई थी चुनौती। इससे पहले सिंगल बेंच ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से किया था इनकार।